Good morning, dear student. BCom semester 1 English medium. Dear students, in our previous lectures we complete our unit number 1B, profit prior to incorporation. Now in today's lecture I will start our new unit number 2, share capital transaction. Friends, you have studied this chapter in standard 12th, and there is a very easily you calculate the example to share capital transaction, but in college level there is some critical and some difficult example you have learned in this semester. The students, what is new in this chapter? So friends, there is a new is pro rata, means कि you have share allotted with the help of pro rata. So friends, now start our basic theories in these chapters, and I hope you understand. So friends, first we discuss the introduction. What is the introduction? तो friends, आप सबको पता है कि in case of the sole proprietors and partnership, capital is provided by the owners of the business, but in the case of a company, large amount of capital is required. A capital stock company, a joint stock company collects its share capital from a number of persons, and its capital is known as share capital. For this purpose, it issues shares. It issues a prospect to invite the public to subscribe for its shares. The investors apply for shares on the basis of this prospect. On the basis of these applications, the secretary prepares a list and lays it before the board of directors. The board passes a resolutions on the basis for allotment of the shares. This resolution specifies the persons to whom shares are to be allotted and also the number of shares to be allotted to each of them. This resolution is contract between the company on one hand and the applicants or shares on the other, and on that basis the applicants become the shareholders or members of the company. They are the real owners of the company. They provide the capital and they bears the risk of the business. तो फ्रेंड्स, ये जो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहता है. तो ये कैसे एक कहना चाहता है कि अगर हमारी सपोज कि सोल प्रोप्राइटर हमें या तो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें क्या होता है, अगर हमारी खुद की दुकान होती है, हम हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है, तो हम वहाँ पे जो कैपिटल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन फुलफिल करता है? तो फ्रेंड्स, जो ऑनर्स होते हैं बिजनेस के वो करते हैं. और वहाँ पे सोल प्रोप्राइटर हो या फिर सोल ट्रेडर्स हो या सोल प्रोप्राइटर या सोल बिजनेस हो या फिर पार्टनरशिप फर्म, तो वहाँ पे जो कैपिटल्स होती है वो बहुत ही कम हमें उसकी नेसेसिटी होती है. लेकिन जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा हमें उसकी ज़रूरत होती है. और इसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम शेयर्स को इश्यू करते हैं, और शेयर्स के थ्रू हम जो भी कैपिटल्स को हम कलेक्ट करते हैं उसे हम शेयर कैपिटल बोलते हैं. इसके लिए क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले कंपनी को एक प्रोस्पेक्ट तैयार करना होता है. प्रोस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? विज्ञापन पत्र. आप सबने गुजरात 12th में पढ़ा होगा विज्ञापन पत्र. तो उसको प्रिपेयर करना होता है. उसमें क्या होता है, तो कंपनी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसके शेयर्स की वैल्यू कितनी है, वो सब कुछ उसमें डिटेल में लिखा होता है, वो आपको पढ़ना होता है. उसके बाद आपको एप्लीकेशन करनी होती है. तो जो शेयर होल्डर्स है यानी कि जो इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन उसको पढ़ के उसके बाद वहाँ पे उसको एप्लीकेशन करते हैं. सारी एप्लीकेशंस जो है वो एक बार कलेक्ट कर दी जाती है. उसके बाद उसका एक लिस्ट बन जाता है कि किस इंसान ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन की है. फिर वो लिस्ट वो कहाँ पे उसको रखते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रख देते हैं कि भाई ये हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए इतने सारे लोगों ने एप्लीकेशन की है. अब बोर्ड क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है, तो वो एक रिजोल्यूशन पास करता है कि भाई जिन लोगों ने 3 अर्जी की है 3 शेयर के लिए, उन्हें हम 1 शेयर देंगे, या तो फिर जिन्होंने 10 शेयर के लिए अर्जी की उसको हम 2 शेयर देंगे. तो ऐसे प्रो रेटा होता है, यानी कि जितनी अर्जी होती है उतने शेयर्स नहीं होते. कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जितने अर्जी एप्लीकेशन होती है उतने ही शेयर्स उनको मिल जाते हैं. तो ऐसे एक रिजोल्यूशन पास कर देते हैं. तो पास करने के बाद क्या होता है, उनको शेयर अलॉटमेंट होता है.
एक एक प्रकार का क्या है, वन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप हमें पैसे दीजिए, हम आपको शेयर्स दे रहे हैं, ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और शेयर्स मिलने के बाद जिन लोगों को भी शेयर मिलते हैं वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं और वो कंपनी के ऑनर भी बन जाते हैं, यानी कि उनको ऑनर भी कहा जा सकता है। और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो होते हैं, वो रियल में कंपनी के जो ऑनर है, क्योंकि वो रियल में वो रिस्क है वो उसको उठाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि इंट्रोडक्शन थी। अब बात करते हैं शेयर कैपिटल एंड टाइप्स। तो शेयर कैपिटल किस टाइप्स की होती है? तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि ऑथोराइज कैपिटल है, इश्यू कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, कॉल अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, ये उसके टाइप्स है। तो ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? तो फ्रेंड्स ऑथोराइज कैपिटल होती है कि आप जो कंपनी उसकी लाइफ टाइम में कितने शेयर्स को इश्यू करेंगे, 1 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 10 करोड़, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आप डिसाइड करते हो वो उसकी ऑथोराइज कैपिटल होती है। पर शेयर मल्टीप्लाई जितने भी होते हैं, हम ऑथोराइज कैपिटल को दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको हम नॉमिनल या रजिस्टर्स, नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी हम उसको बुला सकते हैं, या तो रजिस्टर्स कैपिटल के नाम से भी हम उसको बुला सकते हैं। ये दोनों उसके नाम है, आप इसको याद रखना कि ऑथोराइज कैपिटल है वो दूसरे कौन से नाम से जानी जाती है, तो एक रजिस्टर्ड कैपिटल और दूसरा नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसी कैपिटल के साथ ही उसका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, इसीलिए। ओके फ्रेंड्स, तो आपको वो समझ में आ गएगा। और दूसरी बात कि ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा आप कभी भी आप उसमें उसके ज़्यादा शेयर्स कभी इश्यू नहीं कर सकते। उसके बाद इश्यू कैपिटल, यानी कि आप कितने शेयर्स ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को। आपकी ऑथोराइज कैपिटल सपोज कि 10 लाख है, लेकिन आप 1 लाख से ही आप ऑफर कर रहे हैं, तो इसको इश्यू कैपिटल बोलते हैं कि आप कितनी कैपिटल्स, कितनी मूडी के, कितनी रकम के आप शेयर्स पब्लिक के लिए बाहर इश्यू कर रहे हो, उनके लिए आप इश्यू कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो। जैसे कि 1 लाख शेयर है और मल्टीप्लाई 10, यानी कि 10 लाख रुपीज़ के आप शेयर्स जो है वो आप उनके लिए ऑफर कर रहे हो। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, तो जो सब्सक्राइब कैपिटल होता है वो क्या होता है, इश्यू कैपिटल का पार्ट होता है, वही भाग उसका भाग है, क्योंकि कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल है वो इश्यू कैपिटल से ज़्यादा नहीं होता। समझ लीजिएगा मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो होता है सब्सक्राइब कैपिटल वो कभी भी इश्यू कैपिटल से ज़्यादा नहीं होता, उससे इक्वल या उससे कम हो सकता है। आपने 30,000 शेयर्स ऑफर किए तो आपको 30,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन मिलेगी, कभी 31,000 के लिए एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, यानी कि वो इक्वल होता है, या तो आपको उसके कम मिलेगी, उससे ज़्यादा कभी मिल सकती नहीं है। कॉल अप कैपिटल मीन्स कि हमने 5 रुपीज़ कॉल अप करवाया तो हमें कितनी कैपिटल मिलनी चाहिए, तो वो तो इट मीन्स द अमाउंट दैट द शेयर होल्डर्स हैव बीन कॉल अपॉन टू pay by the company on the shares held by them. It may be less than or equal to the subscribed capital. Suppose the company has call up only 5 rupees shares on its subscribed, then its call up capital is 1,25,000. यानी कि जो call up capital है वो subscribed capital से equal या तो कम हो सकती है, क्योंकि अगर कोई है जो उसको हम उसको बोल सकते हैं कि हमें उसके पैसे ना भी मिले। पेड अप कैपिटल, तो इट इज actual amount received by the company out of the total amount call up. It is generally equal to the call up capital but may be less than that if some of the shareholders have not paid their calls. Paid up यानी कि अब हमें एक्चुअल में कितने पैसे मिलते हैं, कभी कभार वो क्या था वो सब्सक्राइब या कॉल अप के इक्वल होता है, या तो कभी तो उससे कम हो जाता है, कभी उससे ज़्यादा नहीं मिलता। रिजर्व कैपिटल, तो फ्रेंड्स रिजर्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व और कैपिटल रिजर्व जो उसका डिफरेंस आपको समझना चाहिए। रिजर्व कैपिटल क्या और कैपिटल रिजर्व क्या है, तो इट इज दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल दैट हैज नॉट बीन कॉल अप बाय द कंपनी एंड विच विल नॉट बी कॉल अप बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम अकॉर्डिंग टू द स्पेशल रिजोल्यूशन अडॉप्ट बाय द members. It can be call up only when the company is wound up and it is required to pay its liabilities. मैं आपको समझाता हूँ रिजर्व कैपिटल क्या कहते हैं। सपोज कि आपके जो शेयर्स है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, आपने 5 रुपीज़ को कॉल अप कर दिया, ओके। अब 5 रुपीज़ की जो 10 रुपीज़ का उसमें आपने 5 रुपीज़ को कॉल अप किया, तो रिमेनिंग कितने रहे 5 रुपीज़, उसकी आपको ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि आप पर शेयर 5 रुपीज़ को आप कॉल अप करते हो, उससे आपका बिजनेस एस्टैब्लिश भी हो जाता है और अच्छी तरह से वो चल भी रहा है। अब आप सब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि भाई हमें अभी जो 5 रुपीज़ है उसको भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है और फिर हम उसको मंगवाना भी नहीं चाहते,
तो वो क्या करेंगे, उसको बोलते हैं नॉट बीन कॉल अप, या तो नॉट कॉल अप मनी। तो उससे क्या होता है, तो वो हम जो पैसे नहीं मंगवाते 5 रुपीज़, वो रिजर्व हो जाते हैं, यानी कि हम उसको रिजर्व रख देते हैं कि भाई इसको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें उसकी अभी कुछ भी ज़रूरत नहीं, इसलिए हम उसको अभी नहीं आपसे कॉल अप कर रहे हैं, जब ज़रूरत होगी तब कॉल अप करेंगे। तो आपको अभी ज़रूरत नहीं, आपको उसको रिजर्व करना है, तो उसके लिए आपको क्या होगा, एक रिजोल्यूशन पास करना होगा, और वो रिजोल्यूशन उसको पास करने के बाद वो जो कैपिटल आपकी है 5 रुपीज़ पर शेयर, वो क्या हो जाएगी, आपकी रिजर्व कैपिटल हो जाएगी। और उसको आप कब कॉल कर सकते हो, तो जब आपकी कंपनी को बंद करना हो, या तो आप कंपनी को बंद करना चाहते हो और आपको आपकी लायबिलिटीज को पे करना है, तब आप उसको कॉल अप कर सकते हो। कैपिटल रिजर्व कहते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो इट इज अ काइंड ऑफ रिजर्व विच इज नॉट built up out of the revenue profit of the company. Capital profits earned by the company is generally transferred to this account and it's not ordinarily utilized in payment of dividend. Some of the instances of capital reserve are profit prior to incorporation, profit on sales of fixed assets, balance of forfeited shares account, etc etc. तो फ्रेंड्स, जो कैपिटल रिजर्व है वो रेवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट नहीं, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। कैसे, सपोज कि आपने किसी भी एसेट्स को सोल्ड किया और उस पर आपने प्रॉफिट कमाया, तो दैट कॉल कैपिटल प्रॉफिट, और आपको उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो रिजर्व रहता है, उससे आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। सब ओके फ्रेंड्स, तो ये था रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस, अब उसको समझ लेना। उसके बाद आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जहाँ पे भी अंडरलाइन किए, मैंने आपको पीडीएफ फाइल ऑलरेडी पे कर दी है, आपको सेंड कर दी, तो उसको आप समझ लेना अच्छी तरह से एक बार। अब शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन, तो उससे पहले हम चलते हैं कि शेयर हम कितने प्रकार से हम उसको इश्यू कर सकते हैं। तो हम 3 प्रकार से अपने जो इक्विटी शेयर उसको इश्यू कर सकते हैं। नंबर 1 है जो है वो हमारा फेस वैल्यू, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू। सपोज कि 10 रुपीज़ का शेयर हम 10 रुपीज़ में ही इसको इश्यू कर रहे हैं, तो दैट कॉल फेस वैल्यू। उसके बाद है सेकंड प्रीमियम, तो 10 रुपीज़ का शेयर है और हम उसको 11 रुपीज़ में ऑफर कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे हम प्रीमियम के साथ। उसके बाद है डिस्काउंट, तो विद डिस्काउंट, यानी कि 10 रुपीज़ का शेयर है और हम सिर्फ उसको 8 रुपीज़ में ऑफर कर रहे हैं, तो 2 रुपीज़ हमने क्या दिया, डिस्काउंट, यानी कि लेस देन द फेस वैल्यू। हम उसकी जो बोलते ओरिजिनल प्राइस, उससे हम उसको कम में उसको ऑफर कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट के साथ। तो इसे 3 प्रकार से हम उसको ऑफर कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। आपको उसकी जो शेयर कैपिटल की जो उसकी है, वो उसकी आपको क्या करना है, उसकी आपको जनरल एंट्रीज भी आपको पास आउट करनी है। तो वो जनरल एंट्री भी आपको पास आउट करनी होगी। कैसे, तो समझ लीजिए कि सबसे पहले आपको जब एप्लीकेशन मिलती है तो आपको उसकी कौन सी एंट्री करनी है, उसके बाद उसके जो पैसे हुआ आप शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन में, शेयर कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब आपको पढ़ने में आपको बाद में वो समझाता हूँ पूरा। तो ये सारी जो है वो आपको आपके यहाँ पे आपको नोट कर लेनी है आपके नोटबुक्स के अंदर, कि भाई जब आपने शेयर एप्लीकेशन मंगवाई तो कौन सी करनी है, तो भाई बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब उसके पैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट CR। ओके, तो हो गया। अब उसके बाद अगर आप अलॉटमेंट करें तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट CR। उसके बाद उसके पैसे आपको मिलते हैं तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट CR। उसके बाद अब अगर कोई मीन्स कि आप उसको कोई इंस्टॉलमेंट, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप कर रहे, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और उसके पैसे मिलते तो बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम एंट्री यू वुड बी मेड फॉर सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो आपको वो आपने इस चैप्टर को 12th में पढ़ा है, और जो आपने वो गुजराती में आपने वो किया था जनरल एंट्रीज, यानी कि आमनोद, वो आपको अब इंग्लिश में करनी और कुछ नहीं करने का। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है
हमारा शेयर फॉरफिटेड का एक पॉइंट है। कॉल इन एरियर्स, तो कॉल इन एरियर्स अगर आपको मिलता है तो अकॉर्डिंग टू टेबल ए आपको 5% उस पर आपको पर एनम उसको आपको ब्याज जो इंटरेस्ट है वो देना है। अगर आप उस पर नहीं दे सकते तो आपको 12 to 15% इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है कॉल्स इन एरियर्स। लेकिन बाकी हफ्ता जो होता है वो आप वो कर सकते हो। उसके बाद कॉल इन एडवांस मीन्स कि आपको अगाऊ से जो पैसे मिलते हैं उसको कॉल इन एडवांस बोलते हैं। अगाऊ મળેલા हफ्ता तो એના પર આપણે 6% જે છે વ્યાજ આપણે ચૂકવવું પડે છે। उसके बाद आपने मैंने बोला कि शेयर प्रीमियम वो इस AIMP है आपके लिए, आप इसको एक बार पढ़ लेना कि आप प्रीमियम की अमाउंट है वो आप कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी आप प्रीमियम के साथ शेयर्स इश्यू करते हो और आप अलॉटमेंट के साथ उसके पैसे सपोज कि आप उसको मंगवाते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो होता है वो DR होता है। ओके, टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता है और टू सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाता है। डिस्काउंट के साथ भी आप अगर करते हो तो उसके साथ क्या होता है, तो डिस्काउंट के साथ अगर आप मंगवाते हो पैसे और अलॉटमेंट के साथ आप उसको दे रहे हो तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही एंट्री की पास आउट करनी है। फिर एक अच्छा पॉइंट है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंडिशन अदर देन कैश, यानी कि રોકડ અવેજના બદલામાં શેર આપવા, રોકડના સિવાય રોકડ અવેજ સિવાય આપણે શેર આપી શકીએ છીએ। तो वो कौन सी है, वो ये भी एक IMP है, इसको भी एक बार उसको पढ़ लेना। अब सबसे अच्छा फॉरफिटेड शेयर्स, तो फॉरफिटेड में शेयर में क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आपने शेयर्स के लिए इश्यू किया, आपने एप्लीकेशंस जो है उसका भी आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, अलॉटमेंट का भी इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। अब आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया और सेकंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो कंपनी आपको एक चांस देगी 14 डेज का। उस 14 डेज में आपको अपने जितने भी बाकी जो इंस्टॉलमेंट आपको वो पे करने थे, अगर आप पे नहीं करते तो कंपनी आपकी शेयर से उसको क्या करती है, फॉरफिटेड यानी कि जब्त कर लेती है और आपका जो नाम होता है वो रजिस्टर से निकाल देती है। तो आपको वो शेयर फॉरफिटेड उसकी भी आपको जनरल एंट्री करनी है। तो वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जब हम शेयर्स जो होते हैं वो शेयर्स को हम अगर फॉरफिटेड करते हैं तो हम इसको लिखेंगे कि भाई शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखनी है, तो हमने जब शेयर फॉरफिटेड किए तब तक कितने इंस्टॉलमेंट मंगवाए थे। सपोज कि हमने एप्लीकेशन मनी मंगवाई, अलॉटमेंट मनी मंगवाई, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट, यानी कि पूरी की पूरी। तो यहाँ पे पूरी की पूरी सपोज कि आपके शेयर से सेकंड इंस्टॉलमेंट से पहले हमने फॉरफिटेड कर दिए, तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट, इन तीनों का टोटल आपको प्रीमियम या डिस्काउंट को ध्यान में लेना नहीं है, उसके अलावा कि आपके यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आपको रकम कर दें। उसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, तो यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखनी, तो आपने एक्चुअल जो पे की है, यानी कि आपने एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे किया, तो उन दोनों का टोटल। तो आपने क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट पे नहीं किया, शेयर्स कॉल्स हमने पे नहीं किया, तो वो सब यहाँ पे हमें लिखना है, समझ लेना फ्रेंड्स। फिर इसको रीइश्यू करते, तो रीइश्यू करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो जितने शेयर हमने इश्यू किए फॉरवर्डेड किए उसके उतने ही शेयर हम उसको रीइश्यू कर सकते हैं, या तो उससे कम हम शेयर रीइश्यू कर सकते हैं। लेकिन जो अमाउंट होती है उसकी रीइश्यू की, वो जो हमारे शेयर से उससे कभी ज़्यादा नहीं होती। तो उसकी भी हम जनरल एंट्री देख लेते हैं कि उसको कैसे करते हैं। तो उसकी जो एंट्री है वो बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट में तो जो शेयर्स हम उसको रीइश्यू कर रहे हैं, वो जितने शेयर हमने फॉरफिटेड किए उसके तो फॉरफिट अकाउंट, यानी कि डिफरेंस। सपोज कि 10 रुपीज़ का शेयर था, ओके, और पर शेयर हमने यहाँ 7.50 का शेयर था और हम उसको 5 रुपीज़ में इसको पे कर रहे, तो डिफरेंस कितना आया 2.5, तो वो 2.5 को हमें यहाँ पे एडजस्ट करना होगा, ओके। और फिर वो कहाँ पे ट्रांसफर करना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना। आपकी यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो दोनों इक्वल होगी। अगर दोनों इक्वल हुई तो समझ लेना कि आप सही हो, वरना आप गलत हो, ओके। फिर वो जो डिफरेंस होता है फॉरफिटेड अकाउंट का, वो कहाँ पे ले जाना है, कैपिटल रिजर्व पे,
वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है। आपको यहाँ पे प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी एप्लीकेशंस के सामने आप कितने शेयर्स दे रहे हो, तो वो प्रो रेटा भी आपको समझना होगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल में भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई हम यहाँ पे अलॉटमेंट, हमारी टोटल एप्लीकेशंस 30,000 हुई और हमारे नंबर ऑफ शेयर्स थे 20,000। उसमें से हमने क्या किया कि 24,000 शेयर्स जो होल्डर्स थे उसको हमने प्रो रेटा के मुताबिक हमने शेयर्स दिए। तो कैसे, तो वो आपको मैं समझाऊंगा जब हम इसकी एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे तब। आप घर पे एक बार इसको समझ लेना। पूरे एग्जांपल मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जांपल थे वो एग्जांपल मैंने आपके लिए रखे हैं, तो आप उसको एक बार समझ लेना घर पे बैठ के अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी इसको जो भी थियरीज थी वो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू। जय हिंद। घर पे रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद।